दोस्तों, इंडेप्थ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं हिमांशु ठाकुर और आज हम एक बार फिर बात करते हैं डिफेंस सर्विसेज की जो भर्ती होती है उनके लिए जो फिजिकल एग्ज़ाम लिए जाते हैं। आमतौर पर रनिंग, क्योंकि मेन उसमें रनिंग ही होती है। चाहे आप पुलिस की भर्ती दे रहे हो, चाहे आप वन रक्षक की भर्ती दे रहे हो, CISF हो, आर्मी हो या किसी और तरह की डिफेंस सर्विसेज की भर्ती दे रहे हो, तो उन सब के लिए रनिंग ही मेन होती है। और क्योंकि हम इससे पिछले वाले वीडियोस में डेका ड्यूराबोलिन पर अच्छी तरह जानकारी ले चुके हैं, कई कमेंट्स आते हैं, लगातार कमेंट्स आते हैं, कई लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। तो आज मैं एक एक करके उन सभी सवालों का जवाब देता हूँ। और साथ ही ऐसे लोग जो कि स्टेरॉयड के इंजेक्शन या स्टेरॉयडल दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हैं, या उनके मन में ऐसा भ्रम है, या उनको कहीं वो इस बात से कॉन्शियस है कि कहीं डोप टेस्ट ना हो जाए या किसी तरह का दूसरा टेस्ट ना हो जाए जिससे कि स्टेरॉयड हमारे बॉडी में मिल जाए, तो मैं आज उनको कुछ सेफ़ ऑप्शन भी बताऊंगा, और वो भी साइंटिफिक प्रूफ के साथ कि कुछ दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल सेफ़ है, आप इन्हें ले सकते हैं, लीगल भी हैं, और आप नॉर्मली यानी कि अपने दैनिक जीवन में इनका काफ़ी उपयोग करते हैं। तो चलिए हम जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है भर्ती की तो मेन इसमें रनिंग ही होती है। और रनिंग जो लोग करते रहते हैं उनकी तो आदत रहती है, उनको काफ़ी साल हो चुके होते हैं रनिंग करते हुए, या काफ़ी महीने हो चुके होते हैं। वो एक प्रोफेशनल ट्रेनर की सुपरविज़न में करते हैं, या खुद भी अपने ही अपने हिसाब से वो रनिंग करते हैं। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनको इसका कोई आइडिया नहीं है, भर्ती आने वाली है, पुलिस की भर्ती आने वाली है या किसी और की भी। अब ऐसे में क्या किया जाए? रनिंग में नहीं निकल रही है, स्टेमिना नहीं है, सांस फूल जाती है, हाथ पैर बुरी तरह से दर्द करने लगते हैं। तो ऐसे लोग कभी कभी ऐसी चीज़ों के ऊपर स्विच कर जाते हैं जो कि नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। चाहे वो किसी तरह का नशा हो, किसी तरह का स्टिमुलेंट हो, किसी तरह का आप कह सकते हैं कि उत्तेजक पदार्थ हो, जो कि बॉडी का एकदम से स्टेमिना बढ़ा देता है, लेकिन बाद में ये काफ़ी नुकसानदायक ही होता है। तो अब हम बात करते हैं स्पेशली क्या होता है कि जब आप रनिंग करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो यदि आप लंबे समय से कर रहे हैं तो आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगले दिन वो कर सकते हैं, अगले 10 दिनों तक एक ही काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कभी कभी कोई फिजिकल वर्क करते हैं, या मान लीजिए किसी को एकदम से स्टार्ट करना है रनिंग, अब वो एक दिन 2 दिन दौड़ेंगे, लेकिन तीसरे दिन या चौथे दिन तक तो उनकी हालत ऐसी हो चुकी होगी कि उनके हाथ पैर ही नहीं उठेंगे, पैर बुरी तरह से दर्द करेंगे, पैर भर जाएंगे, ऑब्लिक्स दर्द करेंगे, ग्लूट एरिया दर्द करेगा, ट्राइसेप्स दर्द करेंगे, शोल्डर दर्द करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरी बॉडी में पेन होगा। अब ये होता इसीलिए है क्योंकि जो आप एक्सरसाइज करते हैं वो भी दो तरह की होती है। एक होती है एंड्योरेंस एक्सरसाइज, मतलब धीरे धीरे भागना, फॉर एग्जांपल धीरे धीरे भागना लंबी दूरी तक, ताकि आपका एंड्योरेंस बने। और एक होती है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि स्प्रिंट लगाना, 400 मीटर दौड़ना, ये सब होती है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। अब जब स्ट्रेंथ एक्सरसाइज इंसान करता है तो उसे ज़रूरत होती है सबसे पहले एनएरोबिक कंडीशन में उसकी बॉडी में जो भी ग्लूकोज है उसको तोड़कर एनर्जी पैदा करने की। क्योंकि एरोबिक कंडीशन में एनर्जी पैदा करना आसान है, लेकिन एनएरोबिक कंडीशन में जबकि आपकी मसल से ऑक्सीजन खत्म हो चुकी हो, तब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी निकलती है वही आपकी उस दौड़ में काम आएगी जो कि आप भर्ती के लिए दौड़ने वाले हैं। खासकर मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 400 मीटर की रनिंग की, या 1600 मीटर की रनिंग की, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह से 5 किलोमीटर की जो रनिंग होती है। इनमें एक डिस्टेंस के बाद भागने, मतलब एक डिस्टेंस तक भागने के बाद, दौड़ने के बाद बॉडी में आपको एनारोबिक एनर्जी की ही ज़रूरत पड़ेगी। एनारोबिक प्रोसेस से जो एनर्जी बनेगी उसकी ज़रूरत ही पड़ेगी। तो होता यह है कि जब भी हम दौड़ते भागते हैं, कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो बॉडी में ग्लूकोज एनर्जी में टर्न होता है, लेकिन इसी दौरान
एक प्रोडक्ट बनता है जिसे कि हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। आपने देखा होगा कि दौड़ने के बाद मसल्स भर जाते हैं, दर्द होता है काफ़ी, और इसे ठीक होने में 3 से 4 दिनों तक का समय भी लग सकता है। तो दरअसल उस स्पेसिफिक मसल्स में या फिर कभी कभी पूरी बॉडी में भी लैक्टिक एसिड ही भरा होता है, जो कि हमें दर्द महसूस करवाता है। और लैक्टिक एसिड ही कारण है इन्फ्लामेशन का। इन्फ्लामेशन को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो किसी भी तरह की सूजन या परेशानी जो कि शरीर को होती है। तो ऐसे में जो मैंने इंजेक्शन बताया है इससे पहले भी, स्टेरॉयड का इंजेक्शन डेकाड्यूराबोलिन, वो क्या करता है कि लैक्टिक एसिड के बनने का जो प्रिकर्सर होता है, जो हमारे दिमाग में केमिकल होते हैं जिन्हें कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहा जाता है, तो उस प्रिकर्सर को ब्लॉक कर देता है वो। तो इसका मतलब ये होता है कि जब वो आपका एंजाइम ही ब्लॉक हो चुका है तो आपको दर्द का एहसास कराने वाला जो एंजाइम है प्रोस्टाग्लैंडिन, खासकर एक्सरसाइज के बाद के दर्द की बात कर रहा हूँ मैं, जब प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोसेस ही इनहिबिट हो चुकी है तो आपको मांसपेशियों में उतना दर्द नहीं होगा जितना कि स्टेरॉयड का इंजेक्शन लेने से या किसी दवा खाने से पहले हो रहा था। तो आप इसे कह सकते हैं कि एक तरह से दर्द निवारक। इसके अलावा ये सूजन भी कम करेगा, हर तरह की इन्फ्लेमेशन कम करेगा। साथ ही डेकाड्यूराबोलिन लेने वाले कई लोगों ने मेरे सामने डेकाड्यूराबोलिन लिया है, भर्तियाँ भी निकाली हैं। उनके अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो स्टेरॉयड का इंजेक्शन है, ये एक इंजेक्शन लगभग 9 दिनों तक काम करता है। यानी कि आपका मान लीजिए आपने रनिंग करी, आपने रनिंग स्टार्ट करी, आपका स्टैमिना नहीं है, आपने कुछ 100 मीटर दौड़ा या कुछ किलोमीटर दौड़ लिया और उसके बाद आपकी हालत ऐसी हो गई कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो ऐसे में कई लोग डेकाड्यूराबोलिन जैसे स्टेरॉयड की तरफ स्विच कर जाते हैं। आप जब ये इंजेक्शन लगवाते हैं तब आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 24 घंटों के बाद ही उन्हें ऐसा लगता है कि इनका दर्द जैसे जादू से गायब हो चुका है और उनकी बॉडी उन्हें काफ़ी हल्की लगती है। जब दर्द कम हो चुका है, बॉडी हल्की लग रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगले दिन वो आसानी से दौड़ पाएंगे। और ऐसा बार बार होता है, मतलब वो प्रैक्टिस करते हैं, दर्द होता है, इंजेक्शन लगवाते हैं, दर्द खत्म होता है तो और प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे कर करके उनका स्टैमिना बन जाता है। और फिर एक ऐसा समय आता है कि जब उन्हें इस इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका स्टैमिना बन चुका है, उनके मसल्स को हैबिट हो चुकी है एनारोबिक कंडीशन में भी ऑक्सीजन ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने की। तब उन्हें इस इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि डेकाड्यूराबोलिन जो भी लगवाने जा रहा है वो याद रखें कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तब ही इस चीज़ का यूज़ करें, और 3 महीने से ज़्यादा यूज़ ना करें। 3 महीने में स्टेमिना बन जाएगा, सांसें भी आपकी बन जाएंगी, जो आप हाफ जाते हैं दौड़ने के बाद वो सब कम हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सालों साल या 6 महीने या इससे ज़्यादा ड्यूरेशन में इसका अगर उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। 3 महीने तक आप इसका सेफली यूज़ कर सकते हैं, और आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि हर 3 दिन में, हर 4 दिन में एक इंजेक्शन लगवा लिया, ऐसा ना करें। एक डोज निश्चित कर लेते हैं, क्योंकि डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन जो है उसका प्रभाव लगभग 10 दिनों तक रहता है। तो आप अगर 1 तारीख को इंजेक्शन लेते हैं तो 10 तारीख तक ये बहुत अच्छे से काम करेगा। उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे वही सब समस्याएं शुरू हो जाएंगी जो कि रनिंग के बाद होती है, लेकिन थोड़ा कम। तो इससे हम ये समझते हैं कि 1 महीने में 3 इंजेक्शन तक अगर आप लेते हैं तो ये एक सेफ डोज है, और आप इसे 3 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू ना करें। 3 महीने में स्टेमिना बनता है तो ठीक, नहीं तो इसे पूरी तरह से बंद कर दें। इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी है। और बात ये होती है कि स्टेरॉयड का जब इंजेक्शन हम लेते हैं तो हमारी बॉडी जो नेचुरल स्टेरॉयड या नेचुरल ऐसे जो हार्मोन्स रहते हैं जो कि दर्द को दबाते हैं, उन्हें दबाना बंद कर देती है। साथ ही स्टेरॉयड के इंजेक्शन लेने से आपकी मसल्स ग्रोथ तो होती है, लेकिन परेशानी की बात यह रहती है कि फिर बॉडी इसको जब बनाना खुद ही बंद कर देगी, क्योंकि उसे बाहर से मिल रहा है। आप खुद सोचिए, मानिए कि आप कहीं जॉब करते हैं और आपको महीने के एंड में सैलरी मिलती है,
लेकिन अगर आपको कोई घर बैठे ही पैसे देने लगे तो आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह हमारी बॉडी भी है, अगर उसे स्टेरॉइड बाहर से मिल रहा है तो वो खुद नहीं बनाएगी। ठीक ऐसा ही आपने देखा होगा कि कई बार बॉडी बिल्डर्स के साथ भी होता है। वो खूब भारी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन का यूज़ करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उनकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को बनाना ही बंद कर देती है। कॉन्सिक्वेंटली आपने महसूस किया होगा कि ब्लॉटिंग हो जाती है, बॉडी तो खूब अच्छी रहती है लेकिन तोंग निकल आती है, मेल ब्रेस्ट की समस्या हो जाती है, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कई बार कैंसर हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं इन इंजेक्शन को लेने के बाद आ सकती है, वो भी तब जब आपकी एक बहुत लंबे समय तक इनका यूज़ करें। तो डेकाड्यूराबोलिन की जो सेफ ड्यूरेशन और सेफ डोज है वो है 10 दिन में केवल एक इंजेक्शन और 3 महीनों तक, यानी कुल मिलाकर आपको 9 इंजेक्शन लगवाने हैं। इससे ज़्यादा इंजेक्शन आप मत लगवाइए। इसके बाद अब हम आते हैं इसके सेफ अल्टरनेटिव पर। दोस्तों देखिए, अगर आप स्टेरॉइड का इंजेक्शन, डेकाड्यूराबोलिन का इंजेक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने कंसर्न्स होते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसी दवा मिल जाए कि जो मेरे दर्द को कम कर दे, बॉडी पर इसका कोई ख़ास असर भी ना पड़े या बिल्कुल भी असर ना पड़े और मेरा स्टैमिना बनता जाए, तो इसके लिए आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेनी होगी। अब आपका सवाल है कि भाई ये क्या है? तो देखिए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो है जो हम या फिर हम में से कई लोग लगभग रोज़ ही खाते हैं। आपने से कई लोग देखे होंगे जिन्हें अर्थराइटिस है, जिन्हें किसी तरह का दर्द रहता है, हमेशा दर्द बना रहता है, या फिर चाहे आप भी क्यों ना हो, कई बार आपको सिर दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है या किसी तरह की दूसरी परेशानी आती है, तो ज़्यादातर मामलों में हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ही खाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल ड्रग्स हैं और ये हर जगह आसानी से मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये OTC है, यानी कि ओवर द काउंटर। इन्हें लेने के लिए ज़्यादातर मामलों में, जब तक कि आपको कोई बड़ी समस्या ना हो, जैसे कि पेट में अल्सर ना हो या पेट में ब्लीडिंग ना होती हो या फिर किडनी का कोई रोग हो या लीवर डिसीज़ हो या आपको एसिड रिफ्लक्स की बीमारी हो, यानी कि जब आप खाना खाते हैं एसिड बनता है और वो एसिड आपके लंग्स में आ जाता है, गले तक आ जाता है, ठीक है, या आपको क्रोन डिसीज़ की बीमारी ना हो, या आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस ना हो, या आपको मतलब हाई लेवल का डायबिटीज़ ना हो, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी ना हो। ऐसे मामलों में, यानी कुल मिलाकर यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको OTC दवाओं, खासकर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेने के लिए डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और भारत सरकार द्वारा भी इन्हें ओवर द काउंटर ही बेचने के लिए परमिशन दी गई है। इन दवाओं में बहुत ही सिंपल दवाएं शामिल हैं, आप नाम भी जानते होंगे। इनमें एस्प्रिन शामिल है, लेकिन याद रखिए एस्प्रिन कभी नहीं लेना है। इसमें पैरासीटामोल शामिल है, पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी दवा यानी कि आइबुप्रोफेन शामिल है। अब हम अगर देखें कि ये क्या काम करती हैं, तो देखिए, ये भी लगभग वही काम करती हैं जो कि स्टेरॉइड्स काम करते हैं, यानी कि दर्द और इन्फ्लेमेशन को कम करना, सूजन और बुखार को कम करना और बाकी बेनिफिट देना। लेकिन इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं वो स्टेरॉइड की अपेक्षा बहुत ही कम रहते हैं और कई बार तो बिल्कुल भी नहीं होते। अब आप खुद सोचिए कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अर्थराइटिस है, गाउट है, वो तो सालों साल इन दवाओं पर ज़िंदा रहते हैं। अगर वो इन दवाओं को ना खाएं तो उनको इतना बुरी तरह दर्द होगा कि वो ज़्यादा दिन इस दर्द को सह ना पाएंगे। इसके अलावा ऐसे भी कई लोग रहते हैं कि जिनकी सर्जरी हुई है, जिन्हें बुरी तरह से चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, हड्डियाँ टूटी हैं, तो ऐसे लोग भी नॉन स्टेरॉयडल दवाई ही खाते हैं, चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे वो आइबुप्रोफेन हो, चाहे वो डाइक्लोफेनेक हो या कोई दूसरी हो। तो कुल मिलाकर ये दवाई आपको दर्द में राहत देती है, और चाहे वो किसी भी तरह का दर्द हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि काम करने का तरीका भी लगभग सेम है, दर्द वाले एंजाइम को ब्लॉक करना और बाकी दर्द, सूजन और बुखार में राहत देना। तो आप इन दवाओं को ले सकते हैं। अब
सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेडिकल स्टोर पर जाकर क्या बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए। तो देखिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप मेडिकल स्टोर पर जाइए। तो मैं कह रहा था कि आप मेडिकल स्टोर पर जाइए और उनसे ये कहिए, मेडिकल स्टोर वाले से, कि मुझे दर्द की दवा चाहिए जिसमें स्टेरॉइड ना हो। वो आपसे हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स पूछे कि भाई क्या हो रहा है आपको, कहीं बॉडी में पेन के साथ आपको गले में दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं नाक से पानी तो नहीं आ रहा है, या फिर आंखों से पानी तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में साफ मना कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में ज़्यादातर मामलों में संभावना होगी कि वो आपको स्टेरॉइड वाली टैबलेट दे दे। क्योंकि जो मैंने आपको अभी सिम्टम्स बताए हैं, यानी कि गले में दर्द होना, आँख में से पानी आना, नाक में से पानी आना या छींके आना, ये सभी एलर्जी के लक्षण होते हैं। और एलर्जी के लक्षणों के साथ बॉडी पेन भी होता ही है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप स्टेरॉइड वाली दवा ना लें। आप सीधे उससे ये कहें कि मुझे केवल बॉडी पेन के लिए दवा चाहिए और जिसमें स्टेरॉइड ना हो। और आप कोशिश ये करें कि आप एस्पिरिन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं, कई लोग आते भी हैं कि जिन्होंने एस्पिरिन लेकर, दर्द को दबाने के लिए एस्पिरिन लेकर रनिंग की, उसके बाद वो स्टमक ब्लीडिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके फीसस में, उनके मल में ब्लीडिंग आने की समस्या को लेकर फिर वो डॉक्टर के पास भागे। तो एस्पिरिन बिल्कुल नहीं लेना है। पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन पैरासीटामोल उतनी अच्छी असर नहीं करेगी जितना कि आइबुप्रोफेन करती है। आइबुप्रोफेन में आपको तीनों गुण मिल जाएंगे। ये एनाल्जेसिक भी है, यानी कि दर्द को भी ख़त्म करेगी। ये एंटीपायरेटिक भी है, यदि दर्द के कारण बुखार आ रहा है तो उसको भी कम करेगी। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी अगर दर्द के कारण सूजन है तो उसको भी ख़त्म कर देगी। तो ये काफ़ी सेफ दवा है, आप इसे आसानी से ले सकते हैं। और आप ये कोशिश करें कि इसे खाने के बाद ही लें। अगर खाने के पहले लेते हैं या भूखे पेट लेते हैं तो आपको स्टमक अल्सर का खतरा बढ़ सकता है, पेट में छाले हो सकते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप इसे खाने के साथ लें। अब बात ये आती है कि भाई हमें कैसे पता चले कि ये दवा, यानी कि आइबुप्रोफेन, हमारे लिए सेफ़ है या नहीं। तो देखिए, आप सबसे पहले एक गोली लीजिए, 400 mg की बहुत है। और फिर उसको खाने के बाद आप उस दिन बिल्कुल कुछ मत करिए, दौड़िए मत या फिर ऐसा कोई वर्कआउट मत करिए। आप केवल ये चेक करिए कि आपको गैस तो नहीं बन रही है, या आपके शरीर में आपको कोई सूजन तो नहीं लग रही है, ब्लॉटिंग, या आपके सीने में जलन तो नहीं हो रही है, या इसे खाने के बाद आपका पेट दर्द तो नहीं कर रहा है, या उल्टी और मितली जैसा तो नहीं लग रहा है, या फिर डायरिया की समस्या तो नहीं हो गई है, या कब्ज़ जैसा तो नहीं लग रहा है। ठीक है, आप इन चीज़ों को चेक करिए। ये नॉर्मली एक दिन में आपको पता चल जाएगा कि मुझे दवा सूट कर रही है या नहीं। और ज़्यादातर मामलों में काफ़ी सेफ दवा होती है, किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई परेशानी नहीं है तो आप इसे खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इस दवा से होगा ये कि आपका जो शिन पेन है, आपका बॉडी पेन है, आपके बॉडी में जो लैक्टिक एसिड भरा हुआ है और जो दर्द के सिग्नल आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ये दवा सेफ भी है, डोपिंग की कोई संभावना ही नहीं है इसमें, क्योंकि स्टेरॉइड नहीं है। तो आप इसे आसानी से लीजिए। इसके बाद देख लीजिए कि बॉडी पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, और इसके बाद आराम से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। और यही तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है सेफली अपना स्टेमिना बढ़ाने का, और वो भी अपने दर्द को कम करते हुए। ठीक है, तो आप इसे ले सकते हैं। और अब ऐसे लोग, मैं उन लोगों को भी थोड़ा एड्रेस करना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि किसी तरह की दवाई और ये सब लेना गलत है, हमें मेहनत करनी चाहिए। तो इनका कहना बिल्कुल सही है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसे भी कई लोग हैं जो कि केवल इंजेक्शन लगवा कर दौड़ने चले जाते हैं स्टेरॉइड का, तो इनका भी कुछ नहीं होना है। लेकिन वो लोग जो कुछ ज़्यादा ही मॉरलिटी की बात करते हैं कि भाई ये दवा ना खाओ, वो दवा ना खाओ, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या अर्थराइटिस के लोग जिन्हें के 24 घंटे जोड़ों में दर्द रहता है, गाउट के लोग जिन्हें 24 घंटे जोड़ों में दर्द रहता है, बुरा दर्द रहता है, या इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी हड्डियाँ टूटी हैं, जिनकी सर्जरी हुई है, या फिर ऐसे लोग जिन्हें क्रोनिक अस्थमा है, सालों साल से अस्थमा है, वो लोग अपने दर्द को कम करने के लिए अगर इन दवाओं का उपयोग करते हैं, चाहे वो अस्थमा के लिए आपकी मॉन्टेलुकास हो, मॉन्टेरेल्सी हो, या
गाउट के लिए आपकी ये आपकी डाइक्लोफेनेक वगैरह हो, क्या इन चीज़ों को लेने में कोई बुराई है? आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि नहीं, कोई बुराई नहीं है, आखिरकार ये दर्द की दवाएं हैं, दर्द को कम कर रही हैं। तो आप ये बताइए कि अगर आपको वर्कआउट से दर्द हो रहा है, दौड़ने से दर्द हो रहा है, तो क्या इन दवाओं को लेने में बुराई है? अब जो भी आपका जवाब हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपकी बॉडी ऐसी हो कि जल्दी से चीज़ों को रिकवर कर लेती है, लेकिन कई लोगों की बॉडी ऐसी नहीं होती। कई लोगों को समय लग जाता है और दर्द भी होता है। इसीलिए यदि ऐसे लोग अपने दर्द को कम करने के लिए एक सेफ दवा लेकर अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं फिजिकल निकाल कर, तो इसमें आपको क्या परेशानी हो सकती है, ये भी आप मुझे बता दीजिए। और इसी के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो हम इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। और आप वीडियो के अंत में ये याद रखें कि आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं का यूज़ कर सकते हैं। सबसे सेफ दवा है आइबुप्रोफेन, सबसे इफ़ेक्टिव भी है। और इसको लेने से पहले जो अभी मैंने आपको सिम्टम्स और जो प्रिकॉशंस बताए हैं, उन सभी का ध्यान रखें। और याद रखें कि ये दवा आप एक लंबे समय तक भी ले सकते हैं। और यदि डोज की बात की जाए तो एक दिन में 400 mg की एक गोली काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको डोज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि 1, 2 या 3 महीनों के बाद आपको इस दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, यही था स्टेरॉयड के इंजेक्शन का, डेकाडोराबोलिन के इंजेक्शन का एक सेफ़ अल्टरनेटिव। और मैं आपको यही बताना चाहता था इस वीडियो में। उम्मीद है कि मैंने आपको वो जानकारी दी होगी जो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन फिर भी यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं, और मैं जितना जल्दी हो सके आप सभी को उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।